तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज 15 मई की जो मुख्य सब खबरें आपको बताता हूँ मैं। पहली मुख्य खबरें ये कि इस भारत सरकार ने जो गेहूँ एक्सपोर्ट है उसमें बैन लगा दिया पूरी तरीके से। इसके कारण ये थे कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रही थी भारत में, फूड इन्फ्लेशन खासतौर में, जो कि 8.38% में पहुँच गई थी, उस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। दूसरी वजह ये है कि जो सरकार किसानों से जो गेहूँ खरीदती है वो पिछले 15 सालों में सबसे कम स्तर में पहुंच गया है। इस साल अभी तक सरकार ने केवल 18 मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा है, जबकि पिछले साल सरकार ने 43.3 मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा था। तो अभी तो ये सीज़न में कुछ दिन बाकी है, लेकिन जो जानकार है वो मानते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 25 मीट्रिक टन ही गेहूँ इस बार खरीद पाएगी। तो ये हम ये कह सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले लगभग आधी कमी आई है सरकार द्वारा गेहूँ प्रोक्योरमेंट में। जो भारत जो गेहूँ की एक्सपोर्ट करता है वो इस महीने में 7.22 मीट्रिक टन पहुंच गया था, जो कि जिसकी वैल्यू है 2.05 बिलियन यूएस डॉलर। क्योंकि रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है तो इस वजह से सरकार गेहूं की आपूर्ति कर रही थी दुनिया को, लेकिन और इसका आधा गेहूं सरकार अभी तक जितना भेजा था वो आधा बांग्लादेश को गया। लेकिन अब क्योंकि सरकार ने बैन लगा दिया है तो ये जो हमारा आपूर्ति करती है भारत, उसमें काफ़ी कम होने की संभावना है। अब ये पूरी तरीके से डोर क्लोज नहीं हुआ है। सरकार ने ये कहा है कि अगर कोई देश भारत से मदद मांगता है गेहूँ गेहूँ आपूर्ति के लिए तो भारत उसकी मदद कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी कंपनी को आपूर्ति करने के लिए। तो जो गेहूँ है वो उसकी जो इस साल जो प्रोडक्शन है वो कमी आई है, कमी 98 मीट्रिक टन सरकार का अनुमान है कि इस साल गेहूँ का प्रोडक्शन इतना होगा, जो कि 2016 के बाद सबसे कम स्तर पर है। और ये कमी इस वजह से आई है क्योंकि जो टेम्परेचर था इस मार्च के महीने में वो दूसरे सालों के मुकाबले काफ़ी बढ़ गया था, जिसके कारण जो गेहूँ की फसल है वो जल्दी पक गई थी और उसमें सूखापन आ गया था, तो जिस कारण वो फसल आधी हो गई। अब मोदी जो थे भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने अप्रैल 11 में अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन से कहा था कि अगर WTO हमें अनुमति दे दे गेहूं को एक्सपोर्ट करने में तो भारत दुनिया को गेहूं की जो कमी है उससे छुटकारा दिला सकता है। लेकिन जो सरकार का ये वाला फैसला है इससे भारत को चोट पहुंचेगी दुनिया के स्तर पर, क्योंकि दुनिया वाले ये सोचेंगे कि ये अभी तक कुछ और कह रहे थे, अब ये कर कुछ और रहे। तो इससे भारत की जो क्रेडिबिलिटी है उसको असर पड़ेगा, वो हर्ट होगी। और जो भारत एक रिलायबल सप्लायर बनना चाहता है किसी भी चीज़ का, वो भी नहीं बन पाएगा। इसके अलावा ये जो सरकार ने कदम उठाया ये सरकार का कंज्यूमर बायस दिखाता है। इसका मतलब ये है कि जो सरकार है वो कंज्यूमर का ज़्यादा ध्यान दे रही है बजाय किसान का, क्योंकि अगर किसान की फसल एक्सपोर्ट होगी तो उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा अपनी फसल तो उसको ज़्यादा नुकसान होगा। और इसके अलावा जो कंज्यूमर है उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि उसकी कीमत जब किसान विदेश में अपनी फसल भी नहीं बेच पाएगा तो मजबूरन उसे अपने देश ही में बेचनी पड़ेगी, और अपने देश में जब बेचेगा तो जो कीमत है उस फसल की वो कम होगी। तो ये कंज्यूमर बायस दिखाता है सरकार का कदम, जो कि किसानों के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा जो अशोक गुलाटी है उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सरकार किसानों को जो MSP है गेहूं की उसमें अगर उसके ऊपर 200-250 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस दे देती तो इससे किसानों को फ़ायदा होता, और किसान जो अपनी फसल रोक के रखे हुए वो भी सरकार को दे देते, और जो प्रोक्योरमेंट जो अभी तक सरकार का 18 मीट्रिक टन है वो बोनस देने के बाद बढ़ जाता, लगभग 30 मीट्रिक टन हो जाता, जिस कारण जो गेहूँ की आपूर्ति है जो सरकार खरीदती है उसको इतनी कमी नहीं हो पाती। लेकिन सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया, तो इसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया किया सरकार द्वारा, जिससे किसान खुश भी हो जाते और सरकार को
गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति भी हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने ये सवाल भी सरकार में उठाया कि सरकार अभी तक लगभग सितंबर तक सरकार ने ये फैसला लिया कि किसान जो भारत के लोग हैं उनमें प्रति व्यक्ति 5 किलो जो फ्री राशन दे रही है सरकार, वो सितंबर तक है। तो अशोक गुलाटी का कहना ये है कि ऐसा ये अभी तक, क्योंकि कोरोना के जो असर है वो लगभग ख़त्म हो चुका है, तो ये सितंबर तक ये क्यों स्कीम जारी रहेगी, इसको बंद कर देना चाहिए। तो इसके अलावा दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हम। दूसरी खबर में कांग्रेस ने जो ज्ञान व्यापी मस्जिद में जो आजकल काफ़ी विवाद चल रहा है, उसमें कांग्रेस ने कहा है कि जो ज्ञान व्यापी का स्ट्रक्चर है, जो उसमें पूजा होती है, पूजा यानी जो मुस्लिम समाज उसमें अपने नमाज पढ़ता है, उसमें कोई किसी तरीके के चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि आरोप ये है कि ज्ञान व्यापी पहले एक मंदिर था जिसे औरंगजेब द्वारा बदल के मस्जिद में चेंज कर दिया गया। तो इसमें मुख्य बात यह है कि सरकार ने 1991 में वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट पास किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाला जो डिस्प्यूट है, जो ढांचा है, उसको छोड़ के जितने भी देश में पूजा स्थल है उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जैसे कि 1947 के समय थे वैसे ही वो आगे चलते रहेंगे। लेकिन क्योंकि ज्ञानव्यापी अब एक नया मामला आ गया है और अगर इसको मस्जिद से बदल के मंदिर में कन्वर्ट किया जाता है तो ये इस एक्ट के खिलाफ होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को अपहेल्ड किया है अयोध्या जजमेंट में। तो यानी अगर कुछ चेंजेस होते इस ज्ञानव्यापी मामले में तो ये इस एक्ट के खिलाफ माना जाएगा उसे। तीसरी खबर ये है गति शक्ति संचार है उसमें ROW का नोट मिल गया। ROW का फुल फॉर्म होती है राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे मतलब सरकार किसी भी कंपनी को लाइसेंस देती है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस, तो गति संचार में भी ये लाइसेंस अब मिल चुका है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि एक सेंट्रलाइज जो सरकार है वो सेंट्रलाइज अप्रूवल दे पाएगी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को, जो कि 5G नेटवर्क भी अपना लगा सकते हैं, इसके अलावा ब्रॉडबैंड में भी लगा सकते हैं। तो इस पोर्टल का शुरुआत करने का असर ये पड़ेगा, जो कि अभी तक सरकार जो पोर्टल को अब अप्रूवल लेने में जो अभी तक 100 दिन लगते थे, उसको पोर्टल लागू होने के बाद 22 दिन में हो जाता है वो काम वो। और ROW राइट ऑफ वे लॉन्च होने के बाद अब वो काम 7 दिनों में हो जाएगा। तो पोर्टल से पहले जो जिस काम को करने में 100 दिन लगते थे अब वो 7 दिनों में हो जाएगा, क्योंकि अब ROW आने से लीगल बैकिंग मिल जाएगी। तो ROW याद रखेगा, ये लीगल बैकिंग से संबंधित है। कोई भी सरकार किसी को राइट ऑफ वे देती है तो इसका मतलब वो है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को लीगल बैकिंग है, उसको कोर्ट में कोई भी कंपनी अगर कुछ झगड़ा हो जाता है तो कोर्ट में जाके कंपनी कह सकती है कि हमें तो भाई ROW मिल गया था, तो हमें ये परेशान नहीं करना चाहिए अब। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पोर्टल को अब GIS से भी जोड़ दिया गया है, जिससे ये आसानी होगी। चौथी खबर ये है कि स्टेबल कॉइन की भी आज खबर छपी थी। स्टेबल कॉइन पहले वो क्रिप्टो करेंसी होती है जो कि एक्सटर्नल रेफरेंस से जुड़ी होती है। जैसे हमको पता है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत वॉलेटाइल होती है, वो कभी भी उसकी कीमत बढ़ जाती है, कभी भी बहुत तेज़ी से कमी हो जाती है, तो इसको काफ़ी वॉलेटाइल करेंसी माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसी होती है जो स्टेबल होती है। वो स्टेबल इसलिए होती है क्योंकि वो जो उस करेंसी की जो बैकिंग होती है वो डॉलर या फिर गोल्ड के ऊपर होती है। तो क्योंकि डॉलर और गोल्ड एक ऐसी मुद्रा है या ऐसा गोल्ड ऐसी कमोडिटी है जो कि इतनी तेज़ी से उतार चढ़ाव जिसमें नहीं होता है, तो क्योंकि इनमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है तो स्टेबल कॉइन जो इसके ऊपर आधारित है उसमें भी ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। तो स्टेबल कॉइन होती तो क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन वो डॉलर और गोल्ड के ऊपर आधारित होती है। जैसे कुछ एग्जांपल है तेथर, USD कॉइन, बाइनेंस USD, ये सब स्टेबल कॉइन में माना जाता है, लेकिन बिटकॉइन इसमें नहीं आता है। तो एक जो आज खबर छपी थी उसके ऊपर ये थी कि टेरा USD जो क्रैश हो गया, इसमें इसका क्रैश इसलिए हुआ है क्योंकि जो टेरा USD जो करेंसी थी ये हाइब्रिड करेंसी थी। यानी जो दो तरीके की करेंसी चलाते थे टेरा USD वाले, एक तो स्टेबल कॉइन के ऊपर चलाते थे और दूसरा
प्योर क्रिप्टो करेंसी जो फॉर्म होती है उसके ऊपर चलाते थे। तो हुआ ये कि ज़्यादा इसमें जो प्योर क्रिप्टो करेंसी जो इनकी थी उसको लूना कहते, और जो स्टेबल कॉइन वाली करेंसी थी उसे टेरा कहते। तो क्योंकि लूना में बहुत ज़्यादा इसकी मूल्य में गिरावट आ गई, तो इस वजह से साथ में इसको भी डुबा ले गया है, और दोनों में बहुत ही इसकी जो मूल्य है उसकी गिरावट आ गई है। तो बहुत ही लगभग जो निवेशक हैं उनको 40 बिलियन यूएसडी डॉलर का नुकसान हो गया है। तो आज ये छपर खपी थी। इसके अलावा जो हमारा आज का 5वीं खबर है वो है जीएसटी कंपनसेशन के ऊपर में। जीएसटी कंपनसेशन जीएसटी लॉ के तहत जो केंद्र सरकार है उसने गारंटी कर रखा है कि बाई मंथली किसी राज्य सरकार को अगर उसके राजस्व में घाटा हो रहा है जीएसटी की वजह से, तो उसकी भरपाई करेगी 5 सालों तक। जब जीएसटी लागू हुआ था 2017 में हुआ था, तो 5 साल यानी इसी साल ये अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 5 साल के लिए था। तो अब ये जून 30 को 2022 को जीएसटी कंपनसेशन का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो क्योंकि बहुत से राज्य आए उनकी अभी भी उन्हें जीएसटी की वजह से नुकसान हो रहा है। जैसे ख़ास तौर में जो जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है उन राज्यों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इन राज्यों में जीएसटी की वजह से जो राजस्व था उसमें कमी आई है। तो ये जो यहाँ की सरकार है इन राज्यों की, वो कह रहे कि जीएसटी का जो कंपनसेशन है उसको 3 साल के लिए बढ़ा देना चाहिए। जैसे कि पी चिदम्बरम कांग्रेस के, उन्होंने भी यही कहा है कि 3 साल के लिए बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना हुआ था उसकी वजह से जो राज्य का फाइनेंशियल हेल्थ है, राजस्व है, उसमें काफ़ी जोर पड़ा है, दबाव पड़ रखा है। तो क्योंकि अगर कंपनसेशन से राज्य को पैसा मिलता है, अगर ये बंद हो जाएगा तो ये राज्य सरकारें कैसा अपना राजस्व आगे चला पाएगी। तो ये अभी तक कुछ फैसला हुआ नहीं है, ये अभी कुछ दिनों बाद देखते कि केंद्र सरकार क्या फ़ैसला लेती है। क्या ये जो कंपनसेशन है कुछ सालों के लिए बढ़ा दिया जाएगा या फिर जून 30 को ख़त्म हो जाएगा, ये भी देखना बाकी है। इसके अलावा जो हमारी 6वीं खबर है वो है कि भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो उसमें गिरावट आ रही है। रुपये का जो कीमत डॉलर के मुकाबले जो वैल्यू है उसमें भी गिरावट आ रही है। जो बृहस्पतिवार को $1 के मुकाबले रुपये का वैल्यू था चल रहा 77.63 रुपीज़। और जो एक्सपर्ट लोग हैं इस मामले के, उनका कहना ये है कि जो $1 है वो 80 रुपये तक पहुंच सकता है। तो यानी रुपये की कीमत अभी और वैल्यू गिर सकती है। तो क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है भारत का आरबीआई, वो रुपए का जो वैल्यू है उसको ज़्यादा गिरावट ना हो उसको रोकने के लिए वो अपना रिज़र्व जो कि भारत का लगभग $600 बिलियन है उससे कुछ डॉलर मार्केट में उतारता है, ताकि रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले वैल्यू थोड़ी बढ़ा सके। तो रिज़र्व बैंक ने यही किया है, और उसने जो अपना $600 बिलियन है रिज़र्व उससे कुछ डॉलर मार्केट में उतारा है, जिसकी वजह से अब ये जो भारत का एक्सटर्नल रिज़र्व है वो $600 बिलियन से नीचे हो गया है। काफ़ी महीनों बाद हुआ है। लगभग भारत ने $60 बिलियन मार्केट में उतार दिया है डॉलर। तो कुछ अगर जो सेंट्रल बैंक है भारत का, अगर वो ये कदम नहीं उठाता तो अभी जो रुपये 77.63 रुपीज़ पहुँचा हुआ है डॉलर के मुकाबले, वो अभी 78 या 79 में होता। तो जो आरबीआई ने फैसला उठाया तो उसकी वजह से रुपए का भी वैल्यू कुछ स्तर में सुधरी है। लेकिन आरबीआई का ये काम नहीं है कि रुपए को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाए, ये आरबीआई का काम नहीं है। आरबीआई का काम ये है कि रुपए की जो एक नेचुरल वैल्यू है मार्केट में उसको लाया जाए, क्योंकि जब रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले घटती है तो उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। जैसे जो एक्सपोर्ट करती है भारत, उसको फ़ायदा मिलता है एक्सपोर्टर लोगों को, रुपए की अगर वैल्यू गिर जाती है। तो इस वजह से आरबीआई चाहती है कि एक नेचुरल वैल्यू हो, यानी ना ज़्यादा वैल्यू डाउन हो ना ज़्यादा बढ़े, एक नेचुरल वैल्यू तक रहे, जिसकी वजह से मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना आए।
पैनिक ना हो इन्वेस्टर के ऊपर, ये आरबीआई का काम है। जो हम देखते हैं कि अब थोड़ा इसे इकोनॉमिक तरीके से समझते हैं, करेंसी दो फैक्टर में डिपेंड होती है, एक होती है डिमांड और दूसरा होता है सप्लाई। जो सप्लाई है वो कितना भी कर सकती है आरबीआई, अनलिमिटेड पावर है आरबीआई को पैसा छापने की। लेकिन डिमांड भी इम्पॉर्टेंट है। डिमांड का ये होता है कि अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, यानी किसी इकोनॉमी में कितना गुड और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, ये सेंट्रल बैंक तय नहीं कर सकता है। ये उस देश की जो इंडस्ट्री होती है वो तय करती है कि किसी भी देश में कितना गुड और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है। तो कुछ इन दोनों को समझने के लिए कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर इंपोर्ट भारत तेल ज़्यादा करता है विदेश से, जो कि आजकल कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि क्योंकि भारत तेल आपूर्ति करने के लिए डॉलर का यूज़ करता है, तो जब ज़्यादा तेल की कीमत बढ़ जाएगी और भारत ज़्यादा तेल आपूर्ति करेगा, तो यानी डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड किसकी बढ़ गई? डॉलर्स की। तो उससे ये होगा कि रुपए की वैल्यू गिर जाएगी और डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड इस समय किसकी है? डॉलर की। तो इस केस में क्या होगा? फर्स्ट केस में जो डॉलर है वो मजबूत हो जाएगा। लेकिन हम दूसरा केस लेते हैं, अगर जैसे कि भारत में अगर फॉरेन इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जब वो भारत में इन्वेस्ट करेंगे तो किस किस करेंसी में करेंगे इन्वेस्ट? हो रुपये में करेंगे। तो जब उन्हें रुपए खरीदना पड़ेगा इन्वेस्ट करने के लिए, तो रुपए जब खरीदेंगे तो किसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी? रुपए की बढ़ेगी। तो इसमें किसकी वैल्यू बढ़ेगी? रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले बढ़ेगी, यानी रुपए मजबूत होगा सेकंड केस में, जब फॉरेन लोग भारत में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है, यूएस फेडरल बैंक, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है जिसे हम एफईडी भी कहते हैं, उसने अपनी जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दी। इससे क्या होगा? इससे जो है, जो भारत में इन्वेस्ट करने वाले लोग थे वो भारत को छोड़ के अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। अमेरिका में इसलिए इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वहाँ रेट बढ़ गए, यानी वहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो मान लीजिए अभी 2% से लेकर उन्होंने 4% कर दिया, यानी उन लोगों को पहले 2% इंटरेस्ट मिलता था वहाँ, अब 4% मिलेगा अपने पैसे के ऊपर। तो जाहिर सी बात है वो वहाँ जाएंगे यहाँ के मुकाबले। तो इससे क्या होगा? डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और रुपए की डिमांड घटेगी, तो डॉलर मजबूत होगा और रुपए कमज़ोर होगा। इसके अलावा हम चौथा देखते हैं पॉइंट, इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो लगभग 10 साल में सबसे ज़्यादा पहुंच गया है। 3.3% जीडीपी के भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। करंट अकाउंट डेफिसिट ये होता है कि भारत का इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, भारत कितना आयात कर रहा है और कितना निर्यात कर रहा है, उसके बीच में जो भारत को कभी घाटा होता है, जो क्योंकि भारत को हर समय घाटा होता है इस केस में ट्रेड के मामले में, तो भारत का हर समय डेफिसिट ही होता है, सरप्लस कभी नहीं होता है। बहुत पहले होता था जब भारत आज़ाद था, तब शुरुआती वर्षों में होता था सरप्लस, लेकिन लगभग 50-60 सालों से भारत में हर समय डेफिसिट रहता है इस मामले में। तो वो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा स्तर में बढ़ गया है डेफिसिट, जो कि 3.3% में हो गया है। तो इसमें क्या होगा, जो भारत को, क्योंकि भारत का इंपोर्ट ज़्यादा है, तो भारत को अपना जो डेफिसिट है उसको डॉलर में चुकाना पड़ेगा, तो उसे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो डॉलर मजबूत होगा और रुपए कमज़ोर होगा इस केस में। इसके अलावा इन्फ्लेशन भी भारत में आजकल काफ़ी बढ़ रखा है, तो इन्फ्लेशन की वजह से आरबीआई ज़्यादा पैसे छाप रहा है, क्योंकि हमने पिछले पेज में पढ़ा था कि जो सप्लाई है वो आरबीआई जितना चाहे कर सकता है, जितना पैसा चाहे छाप सकता है, लेकिन उससे होगा ये कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण भी जो रुपए की वैल्यू है वो कम होगी और डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये कुछ पॉइंट है जिसे एग्जाम्पल के तहत मैंने समझाने की कोशिश की। अब जरा एक और मुख्य खबर देख लेते हैं, पार्डन एंड रिविज़न हु ग्रांट देम। हमको पता है कि 2018 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने गवर्नर को एक रिकमेंडेशन भेजी थी, जिसमें उसने कहा था कि जो
राजीव गांधी हत्या केस के 7 आरोपी है उनको अब जेल से छोड़ देना चाहिए। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने गवर्नर को रिक्वेस्ट की थी, लेकिन गवर्नर ने पिछले 3 सालों में कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन 2021 में उन्होंने जो ये पिटीशन थी राज्य सरकार की उसे प्रेसिडेंट को भेज दिया। तो तब ये, क्योंकि राज्य सरकार का कहना है कि क्योंकि हमने गवर्नर से ये पिटीशन की थी तो गवर्नर को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति को ये पिटीशन भेज के गलत किया। तो ये क्योंकि कोर्ट में गया मामला, तो उसके बाद जो कोर्ट में जो केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने कहा क्योंकि ये एक पार्लियामेंट्री लॉ के तहत इन 7 आरोपियों को सज़ा दी गई थी, जिसे पार्लियामेंट्री लॉ का मतलब ये है जिसे पार्लियामेंट ने कानून में लाया है पार्लियामेंट के द्वारा पास करके। तो क्योंकि यूपा के जरिए इनको सज़ा दी गई थी जिसे पार्लियामेंट ने पास किया था, तो केवल राष्ट्रपति ही ये फैसला ले सकते हैं कि इन आरोपियों को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। गवर्नर नहीं कर सकता फैसला, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री लॉ है। लेकिन ये क्योंकि इनका ये कहीं पर लिखा नहीं गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो राष्ट्रपति है वो पार्लियामेंट्री लॉ का ही उसके पास पावर है, गवर्नर के पास नहीं है। ये इन्होंने दावा किया है, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। अब क्योंकि मरूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1980 का सुप्रीम कोर्ट का केस था, उसमें ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने आप कोई इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि किसी व्यक्ति को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। वो केवल जो उनकी गवर्नमेंट है उसके डिसीजन का आदेश का पालन करेंगे। तो क्योंकि अगर इसके हिसाब से अगर हम देखे जाए सुप्रीम कोर्ट के केस के हिसाब से, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने गवर्नर को कहा था कि इन आरोपियों को अब छोड़ देना चाहिए क्योंकि इन्होंने पिछले 30 साल से जेल में है, तो इसके तहत गवर्नर को छोड़ देना चाहिए था उनको। लेकिन गवर्नर ने राष्ट्रपति को भेज दिया है, तो अभी ये मामला लटका हुआ है। तो इसके ऊपर भी अभी काफ़ी बहस हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी मामला है। तो ये इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास अपनी कोई पावर नहीं है किसी भी को छोड़ना या किसी को पार्डन करना या किसी की डेथ पेनल्टी को कम करना। ये चीज़ें पावर ये सब जो चुनी हुई सरकार है उनके पास रहती है। आखिरी खबर पढ़ लेते हैं हम। कौड़ा पोर्ट जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, उसने इंडिया को ऑफ़र किया है कि वो चिटागोंग पोर्ट जो है बांग्लादेश का उसका इस्तेमाल कर सकता है। चिटागोंग पोर्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक जो आसाम से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ेगा, जैसे कि ये मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों को चिटागोंग पोर्ट से जोड़ के आसाम और इन राज्यों के बीच की दूरी कम की जा सकती है। तो जब दूरी कम होगी तो इनके बीच में व्यापार बढ़ेगा, तो इसका फ़ायदा भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका एक हिस्सा है। तो आज की कुछ मुख्य खबरें यही थी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी जो मैंने बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।